तो हम लोग कहां तक कल बात किए थे आपका? 90 तक, सेक्शन 90 तक, सेक्शन बोल गए, आर्टिकल 90 तक बात हुई। आर्टिकल 91 कहता सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। ये अन्य व्यक्ति कौन है? सभापति, उपसभापति, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन सभापति वही है जो सभापति है, और सभापति वो है जिसे हाउस ने चुना है, भले ही सामान्य बहुमत से चुना है। आपसे हम अक्सर बात करते हैं कि जीवन में एक चीज सीखी है कि कोई किसी रूप में, किसी स्थिति में काम कर रहा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वो वाकई वही है जिसे उस स्थिति में काम करना चाहिए। और आपकी सबसे बड़ी जो गलती है, वो गलती आपकी नहीं है, वो मानव स्वभाव है। मानव स्वभाव बड़ी जल्दबाजी में है, आदमी बड़ी जल्दबाजी में है, वो सब कुछ जल्द से जल्द समझ लेना चाहता है। और हमने आपसे कहा कि समझ अनुभव से विकसित होती है, और अनुभव होने में समय लगेगा, इसलिए चीजें उतनी जल्दी नहीं समझी जा सकती जितनी जल्दबाजी में आपको समझना चाहिए कि किसी व्यक्ति तो छोड़ो, किसी पशु अथवा किसी वस्तु को, वो पशु और वस्तु होने के लिए कुछ फंडामेंटल है, उसे धारण करना पड़ेगा। जब तक वो फंडामेंटल उस वस्तु या उस क्रिएशन में नहीं है, आप उस वस्तु या क्रिएशन को वो चीज नहीं कह सकते हैं जिस नाम से, ये जिस नाम के आधार पर वो काम कर रहा है। उस व्यक्ति या वस्तु को आप वो व्यक्ति या वस्तु होना ये नहीं कह सकते। और इस बात का सबसे सरल उदाहरण जो हम अक्सर देते हैं वो यही है कि आप गधे को गाय कहोगे, गधे को लाकर गाय के खूंटे से बांध दो, और जो कुछ गाय को खिलाते हो वो गधे को खिलाओ, तो भी गधे में गाय के गुण उत्पन्न नहीं होंगे। गधा गधा रहेगा और गाय गाय रहेगी। वो अपने गुणों के कारण गधा या गाय है। ऐसा नहीं है कि गधे को गाय का सम्मान देना शुरू कर दो, क्योंकि हिंदुओं में गाय सम्मानित पशु माना गया है। हमारे यहां गाय आती है तो रोटी निकालते हैं। आप गधे को गाय का सम्मान देना शुरू कर दो तो भी दुनिया के लिए गधा गधा रहेगा, गाय गाय रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति में कुछ अंतर्निहित है, वस्तु में कुछ अंतर्निहित है, पशु में कुछ अंतर्निहित है, जिसके कारण उसे वो पुकारा जाता है जो समाज में वो जाना जाता है। और अगर व्यक्ति या वस्तु में वो नहीं है जिसके कारण उसे वो व्यक्ति या वस्तु माना जा सकता है, तो भले ही वो उस व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर उपयोग किया जाए, फिर भी वो व्यक्ति या वस्तु नहीं हो सकता जिसके स्थान पर उसका उपयोग हो रहा है। ये हो ही नहीं सकता। आपकी धारणाएं गलत है। आप किसी को भी पढ़ा लिखा मानने को तैयार हो, आप किसी को भी जानकार मानने को तैयार हो। क्यों? क्योंकि आप स्वयं बड़ी जल्दबाजी में हो। आप कोई ऐसा तरीका ढूंढ लेना चाहते हो जिसके आधार पर चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएं। जीवन इतना आसान नहीं है, इसलिए आपने ये तरीके विकसित कर लिए ये जानने के कि कौन पढ़ा लिखा। क्योंकि सही अर्थों में पढ़ा लिखा जानने के लिए आपको उसके साथ रहना होगा, और फिर वो व्यक्ति अगर पढ़े लिखे के अनुरूप विनम्रता का, सत्य संभाषण का, ईमानदारी का, सत्यनिष्ठा का आचरण अपने जीवन में करेगा, और आचरण के अवसर जब आएंगे तभी तो आचरण करेगा। आचरण के अवसर आने में बड़े
ठीक है, समय लगेंगे, तब आप जान सकते हो कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं है। उससे पहले नहीं जान सकते, इसमें टाइम लगने वाला है। तो आपने एक तरीका निकाला कि जिसके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होगी हम मान लेंगे वो पढ़ा लिखा है, आपने एक तरीका निकाल लिया है। जबकि जिनके पास हाई स्कूल, इंटर, पीएचडी की मार्कशीट है वो नितांत अनपढ़ों से ज्यादा गए बीते। आपका सारा निजाम पढ़े लिखों ने बनाया है, और आपका निजाम कितना खूबसूरत है इसे हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। यह आप खुद देखते हो कि आपका जो सारा निजाम है इसमें एक भी अनपढ़ नहीं है, ठीक है ना। और वो सारा निजाम कितना खूबसूरत है यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप केवल नेताओं को गालियां देते हो बस, लेकिन क्या प्रशासनिक अधिकारी, क्या न्यायिक अधिकारी, क्या टीचर, क्या वकील, क्या डॉक्टर, क्या पत्रकार, जीवन का कोई भी व्यक्ति हो जिस क्षेत्र में आपके हिसाब से पढ़े लिखे काम कर रहे हैं, क्या वो क्षेत्र अपने में ठीक है? बहुत सारे लोग पढ़े लिखों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनमें से एक भी पढ़े लिखे के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहा है। एक भी, एक से मतलब एक नहीं होता, ये कहने का, बोलने का तरीका है। अगर कुछ कर भी रहे हैं तो न करने वालों की संख्या की तुलना में वो संख्या बहुत थोड़ी है, और उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। इसलिए ये सुरक्षित तरीका नहीं अपनाना चाहिए, चीजों को तत्व में देखना चाहिए। राज्यसभा, इसका सभापति हो कौन सकता है? वो जो इलेक्टेड है बहुमत के द्वारा, और जो बहुमत के द्वारा इलेक्टेड नहीं है, उस प्रक्रिया से, जिस प्रक्रिया से सभापति इलेक्ट होता है, तो भले ही वो सभापति के आसन पर बैठकर सभापति के दायित्वों का निर्वहन करे, लेकिन हम उसे सभापति नहीं कहेंगे, हम उसे अन्य व्यक्ति ही कहेंगे, उसे सभापति नहीं कहा जा सकता। कानून बड़ा शुद्ध है, और इसीलिए कानून के प्रति मेरे मन में एक श्रद्धा जन्मती है। इससे शुद्ध कुछ होता ही नहीं, ये बहुत शुद्ध है, ये एकदम प्योर है। इसकी प्योरिटी इसमें दिखती है कि ये जो होता है ठीक वही कहता है, ये ठीक वही कहने का प्रयत्न करता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कहता है। और ये बड़ी सीखने लायक बात है कि आप जिस कॉन्सेप्ट को देना चाहते हो उस कॉन्सेप्ट के लिए उपयुक्त शब्दों का चुनाव ये आपको करना ही चाहिए, और कानून इसी बात को, इस विधा को सिखाता है। कानून ने कहा सभापति या अन्य व्यक्ति, अन्य व्यक्ति का अर्थ यह हुआ कि वो सभापति नहीं है, फिर भी सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, इसलिए उसे सभापति के साथ तो रखा, लेकिन उसके लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया अन्य व्यक्ति, सभापति शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उसने कहा कि सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। सभापति के कर्तव्य का पालन करेगा, सभापति के दायित्व का निर्वहन करेगा, लेकिन सभापति नहीं, और ऐसा उपसभापति भी करेगा और अन्य व्यक्ति भी करेगा। तो न तो उपसभापति को न अन्य व्यक्ति को सभापति की संज्ञा से संबोधित नहीं किया। यानी शिक्षा क्या मिली, यानी लेसन ऑफ द डे ये क्या है? ये है कि आप सिर्फ किसी के, कोई कुछ कर रहा है जो किसी के जैसा दिख रहा है, इस आधार पर किसी व्यक्ति को कोई अन्य व्यक्ति मानने की भूल न करें। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति जैसा हो सकता है, अन्य व्यक्ति और किसी व्यक्ति में सादृश्य हो सकता है, एक जैसे दिख सकते हैं, फिर भी अन्य व्यक्ति अलग है और कोई व्यक्ति अलग है। ये भेद बना रहना चाहिए, और आपके जीवन की सबसे बड़ी विफलता यही है कि इस भेद को नहीं बनाया है। आपने सीख लिया है कि जिसके जन्म को कम समय हुआ है, ठीक है, वो छोटा है, जिसके जन्म के समय को ज्यादा समय हो गया है वो बड़ा है, जिसके जन्म को ज्यादा समय हो गया वो बहुत छोटा हो सकता है, और जिसके जन्म को कम समय हुआ है वो बहुत बड़ा हो सकता है।
ठीक है, हजरत मोहम्मद से ज्यादा उम्र के लोग रहे होंगे मक्का और मदीना में उनके टाइम पर भी, लेकिन नेता वही हुए, लीडर वही हुए भाई। इनके आस्था के मुताबिक उनके पास नबूवत है, ठीक है, तो नबूवत उन्हीं को मिली है, ठीक है। तो सवाल यह है, हमारे आस्था के मुताबिक जो सुखदेव जी महाराज, उनकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष है और उनके सामने सैकड़ों वर्ष की उम्र के ऋषि बैठे हैं जिन्हें वो भगवत कथा सुना रहे हैं, ठीक है ना। तो सवाल ये नहीं है कि कोई किस जैसा दिखता है, ये कौन छोटा और बड़ा, ये जन्म से निर्धारित नहीं होगा, लेकिन आपने सुरक्षा ढूंढी है आपने, क्योंकि फिर तो गुणों का मूल्यांकन ये करना पड़ेगा छोटा और बड़ा निर्धारित करने के लिए, और गुणों का मूल्यांकन करने में समय लगेगा, क्योंकि गुण तो अवसर आने पर प्रकट होगा ना, गुण बिना अवसर के तो प्रकट नहीं होगा, गुण तो अवसर पर प्रकट होगा, और अवसर की प्रतीक्षा करने को आप तैयार नहीं, इसलिए आपने एक सुरक्षित रास्ता निकाला है। और वो रास्ता क्या है कि वो छोटा है जिसके जन्म को कम समय हुआ, और वो बड़ा है जिसके जन्म को ज्यादा समय हो गया। ये सुरक्षित रास्ते ये ठीक नहीं है, इनका अनुपालन जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तत्व में जाना चाहिए, कौन छोटा कौन बड़ा ये किरदार तय करेगा। कोई कितना भी कम समय, ठीक है, या किसी के जन्म को कितना भी कम समय क्यों ना हुआ हो, उसका किरदार तय करेगा वो कितना बड़ा है कितना छोटा है। राम, आजकल रामलीला चल रही, प्रसंग भी वही है, रावण से बहुत छोटे हैं, लेकिन हमने रावण को महान नहीं माना, राम को महान माना है। जन्म से कुछ नहीं होता, आपकी सारी परिभाषाएं ठीक नहीं है, आपकी कोई परिभाषा ठीक नहीं, और कानून एकदम ठीक परिभाषित करता है, इसीलिए मैं कानून बड़ा ठीक लगता है। आप जीवन में एक भी विषय को ठीक से पकड़ लें, पूरा जीवन ठीक हो जाता है। कुछ तो ठीक पकड़ें, आपने कुछ भी ठीक नहीं पकड़ रखा, दिक्कत यह है। कोई एक चीज ठीक पकड़ लें, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, कोई एक चीज ठीक पकड़ लीजिए। कानून ये सिखाता है कि बिल्कुल जो चीज है जैसी है बिल्कुल ठीक वैसी बोलिए, इसलिए उसने लिखा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। आगे सेक्शन देखें क्या कहता है, जब सभापति का पद रिक्त, अब रिक्त है, यह नहीं कहा कि कार्य करने में असमर्थ है, रिक्त है पद। रिक्त का मतलब यह हुआ कि वो सभापति यहां ही नहीं है, यहां नहीं मीनिंग देर भाई हाउस में नहीं, या तो रिटायर हो गए, अब हाउस के मेंबर ही नहीं है, तो हाउस के लिए तो सभापति नहीं ही है, ठीक है। अच्छा, या फिर मृत्यु आदि स्वाभाविक कारणों से सभापति का पद रिक्त हो गया और अभी चुनाव हुआ नहीं, इस बीच कौन काम करे, तो कहता है जब सभापति का पद रिक्त है या ऐसी अवधि में जब उपसभापति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, या ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा के जो सभापति हैं वो कौन है, उपराष्ट्रपति। तो अगर वो राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं तो भी सभापति का पद रिक्त हो जाएगा, क्योंकि वो तो इस समय राष्ट्रपति हैं, ठीक है। या उसके कृत्यों का, हाँ, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, तब उपसभापति या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, मीनिंग देर भाई राष्ट्रपति का पद रिक्त है, इस कारण से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं, अलग बात। लेकिन राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं है, बीमार हो गए हैं, वो ओपन हार्ट सर्जरी चल रही है, इस वजह से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। दो स्थितियां हो गई, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं, मीनिंग देर भाई राष्ट्रपति है ही नहीं, इसलिए राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं, और दूसरा उनके कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इसका मतलब राष्ट्रपति हैं तो, बट नाउ ही इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस, ठीक है, विच मस्ट बी डिस्चार्ज बाय हिम एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
तब उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। अब देखें, शब्दों की योजना देखें, कितनी खूबसूरती के साथ सारे कॉन्सेप्ट को रखा गया है। ठीक है, तो या उनके कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, ठीक है, तब उपसभापति है। अब सभापति तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं या उस रूप में काम कर रहे हैं, तब उपसभापति। या यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है, हो सकता है उनका पद भी ना हो, ठीक है ना, तो राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति ही हैं इस समय, लेकिन इससे क्या मतलब, इस समय तो वो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के ही कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तो वो तय करेंगे कि सभापति के रूप में काम कौन करेगा, क्योंकि उपसभापति का पद भी रिक्त है। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइड है कि उपसभापति उस दशा में सभापति के रूप में काम करने लगेंगे, लेकिन वो भी पद रिक्त है। देन ठीक है, राष्ट्रपति जो तत्कालीन होंगे वो ये तय करेंगे कि कौन व्यक्ति उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, उस पद के यानी राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा। ठीक है, दूसरा कहते हैं राज्यसभा की किसी बैठक से सभापति की अनुपस्थिति में, अब पद रिक्त नहीं है, आपका 91 सबसेक्शन 2 जिसकी बात कर रहा है, वो 91 सबसेक्शन 1 उस स्थिति की बात कर रहा है जब पद रिक्त है सभापति का। पद रिक्त होने का कारण कुछ भी हो, लेकिन पद रिक्त है। अब 91 सबसेक्शन 2 उस दशा की बात कर रहा है जब पद रिक्त नहीं है, लेकिन उपसभापति, ठीक है, सभापति के कृत्यों का निर्वहन इसलिए कर रहा है क्योंकि सभापति अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए मौजूद नहीं है, इसलिए कर रहा है। तो कहता है तब राज्यसभा की किसी बैठक में सभापति की अनुपस्थिति है, ठीक है, सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, या यदि वह भी अनुपस्थित है मीनिंग देयर पद रिक्त नहीं है, he is absent from the house now, ठीक है, हो सकता है चाय पीने चलेगा भाई, ये तो कोई है नहीं कि आदमी खुद चाय, वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हो जाएगा तो उसकी व्यक्ति के नाते जो आवश्यकताएं हैं वे नहीं रहेंगी, ये तो है ही नहीं। ये भी एक बड़ी दिक्कत है, हम लोगों की ये भी आदत है, हम लोगों में से कोई जैसे ही किसी पद पर पहुंचता है भगवान मान लेते हैं उसे, भगवान के समान चमचागिरी उसकी शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप भगवान की चमचागिरी ही करते हो, भक्ति उक्ति तो नहीं करते हो, सिर्फ भगवान की चमचागिरी करते हो, इसके अलावा कुछ नहीं करते। तुम जितने अच्छे काम कर रहे हो इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि हो सकता मरने के बाद वाकई स्वर्ग हो ही, ठीक है, तो मालूम नहीं है कि है या नहीं है, कोई विश्वास भी नहीं है उसमें। अगर हो विश्वास तो तुम गलत काम करने की सोचोगे ही नहीं, तो बड़े हिसाबी किताबी हो, तुम्हें ये लगता है कि वाकई अगर कहीं निकल ही आया तब क्या करेंगे, तो चलो अच्छे काम करते रहो, इस भाव के साथ अच्छे काम कर रहे हो, इसके अलावा कोई कारण नहीं है। तुम्हारा ईश्वर पर कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि अगर ईश्वर पर विश्वास है और वो सर्वत्र है तो तुम गलत कर कैसे लोगे भाई, हमें ये बताओ। इन्हें बड़ा खराब लगेगा लेकिन हम कहेंगे जरूर, हमारी आदत, हम कहते जरूर है। अगर इन्हें वाकई विश्वास है कि इनके यहां दो फरिश्ते बैठे हैं जो इनकी नेकी और बदी का हिसाब रख रहे हैं, तो फिर ये गलत कैसे हो सकते हैं? इनका कोई विश्वास नहीं है इस पर, ये सिर्फ विश्वास दिखा रहे हैं, इसके अलावा कोई विश्वास नहीं। अगर होता तो गलती संभव नहीं है और गलती दिख रही है, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि गलती नहीं है, जीती मक्खी नहीं निकली जा सकती, ठीक है। अगर इनका ये विश्वास होता, ये डर में है, विश्वास नहीं है उनका, इनका, हमारा भी विश्वास नहीं है कि कोई ईश्वर है, हम लोग डर में जी रहे हैं, डर में हम डरते हैं ईश्वर से कि वाकई निकल ही आया तो क्या करेंगे, तब तो कोई रास्ते नहीं बचेगा, ठीक। इसलिए हमने जिसको ईश्वर की आज्ञा माना है उसका पालन कर रहे हैं, और इसलिए कोई परिणाम नहीं होता, कोई परिणाम नहीं होता। और दुनिया में जो लोग पैदा हुए,
जिन्होंने ईश्वर की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मानकर उसका पालन किया है, उनकी बातों का परिणाम हुआ है। कथा आती है, किताब एक संत थे, दीवार पर बैठे थे, ठीक है, उनसे संत मिलने आए दूसरे, वो शेर पर बैठ के आए, तो उनके घमंड को तोड़ने के लिए इन्होंने दीवार से कहा कि देखो फला आए हैं, चलो, तो दीवार चल दी। यानी उन्होंने ये साबित किया कि तुम बहुत घमंड करने की जरूरत है, तुम तो तब भी सजीव पर बैठकर आए हो, हमारी आज्ञा का पालन तो निर्जीव भी करता है। उनके शिष्यों ने पूछा कि आपके कहने से ये होता है, हमारे कहने से नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि हाँ, तुम ईश्वर की चमचागिरी करते हो, हम चमचागिरी नहीं करते। वो है, उसने श्रेष्ठ मार्ग ये बताया, इसलिए हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। ठीक है, गलती संभव कैसे, अगर मेथोडोलॉजी पर वाकई यकीन है, कोई यकीन नहीं है। ठीक है, तो वही बात कि हम लोगों की आदत, जब भी हम में से कोई बड़ा आदमी हुआ तो हम चमचागिरी उसकी शुरू कर देते और ऐसे मान लेते हैं मानो उसकी वैयक्तिक आवश्यकताएं समाप्त हो गई हैं और वो व्यक्ति के रूप में काम नहीं करेगा, या वो व्यक्ति नहीं बचा, ऐसी बात हम मान लेते हैं। जबकि कोई किसी पद पर पहुंच जाए, किसी सामाजिक हैसियत पर पहुंच जाए, वो व्यक्ति ही रहेगा और उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं रहेंगी। इसलिए राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति भी लोकसभा और राज्यसभा की कैंटीन में चाय पीने जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो चाय पीने नहीं जा सकते, और जब वो चाय पीने जाएंगे तो अनुपस्थित ही कहे जाएंगे और कोई शब्द नहीं हो सकता, पद रिक्त नहीं है उनका। ठीक है, तो कहता है 91 सबसेक्शन 2 कि जब उनका पद रिक्त नहीं है बल्कि वे अनुपस्थित, ठीक है, तो राज्यसभा की किसी बैठक में सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित, तो ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, क्योंकि सभापति भी हैं, उपसभापति भी हैं, सबको ही है, सबको ही है, बस अनुपस्थित है। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों अपनी प्रक्रिया के नियमों से यह अवधारित कर लेते हैं कि ऐसी दशाओं में जब जब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य अनुपस्थित होंगे, सदस्य बोल गए, जब जब लोकसभा और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, लोकसभा के सभापति तो लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं और उपसभापति को उपाध्यक्ष कहते हैं, लेकिन जब जब वे सदन से अनुपस्थित होंगे तब तब उनके पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सदन की प्रक्रिया के नियम कुछ व्यक्तियों का पीठासीन होना निर्धारित करेंगे, और वे व्यक्ति पीठासीन होंगे। आप दूरदर्शन आदि पर जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई देखें तो ऐसे बहुत से अवसर आएंगे जब लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति पीठासीन नहीं होंगे, और उस समय लोकसभा के उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति वो भी पीठासीन नहीं होंगे, कोई और ही सभापति के आसन पर मौजूद होगा। क्योंकि लोकसभा का सत्र जब चलता है तो 12-12 घंटे चलता है, 10-10 घंटे चलता है। इन 10-10 घंटों में व्यक्ति की जो वैयक्तिक आवश्यकताएं हैं वो उत्पन्न होंगी। भाई 10 घंटे लगातार कोई पीठासीन कैसे रह लेगा? तो इसलिए लोकसभा और राज्यसभा के प्रक्रिया के नियम ये बताते हैं कि कौन लोग उस समय पर पीठासीन होंगे, क्योंकि अनुपस्थित है, पद रिक्त नहीं, और उसे पैनल बोला जाता है। ठीक है, आप देखेंगे तो समाचारों में और सब जगह आएगा कि पीठासीन होने के लिए सदस्यों का जो पैनल बनाया गया, उस पैनल में भी एक से ज्यादा लोग होते हैं, उस पैनल से एक व्यक्ति पीठासीन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अध्यक्ष उपाध्यक्ष होना जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, तो आपका कहता है कि तो ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं, यद्यपि मोर देन वन पैनल में बनाए जाते हैं, लेकिन 2 बीमार हो गए, एक को उल्टियां आने लगी, एक चक्कर खा गिर गए, ठीक है, एक थक गए, ठीक है, तो यह भी हो सकता है। कानून हर स्थिति के लिए प्रावधान करता है। ठीक है,
तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो राज्यसभा द्वारा उपसभापति अवधारित किया जाए सभापति के रूप में काम करेगा, यानी फिर देन जो कोरम होगा, ठीक है, क्योंकि सभापति उपसभापति बहुमत से चुने जाएंगे, उस समय जितने लोग मौजूद होंगे और वो सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से चुने जाएंगे, ठीक है। और ये व्यक्ति जो फॉर द टाइम बीइंग पीठासीन होना है, ये देन उपस्थित मेंबरों में से अवधारित कर लिया जाएगा कि ये व्यक्ति सभापति के रूप में काम करेगा। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस निकल कर आया। राज्यसभा के ऑफिसर्स कौन होंगे और वे किस प्रकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे इस संबंध में, और बिल्कुल ठीक यही व्यवस्था किसके लोकसभा के संबंध में निर्मित हुई है। बस नाम बदल जाएंगे, राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष, राज्यसभा में उपसभापति और वहां उपाध्यक्ष। तो ऑफिसर्स के नाम बदलेंगे, आर्टिकल्स बदल जाएंगे, शेष कुछ भी नहीं बदलेगा, सब कुछ वैसे का वैसा ही रहने वाला है। तो क्या कहता है आप देखें, कहता है जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का, अच्छा दूसरी बात आ गई, ठीक है, आगे लोकसभा का, ठीक है 93 पढ़ना है, अभी ये बता देंगे, ठीक है। 93 कहता है कि लोकसभा यथाशक्य शीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। जब जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। एक ही बात, एक ही आर्टिकल में एक साथ ये कह दी। जरूरी नहीं 2-2 सेक्शन निर्मित किए जाए, बात को दोहराया जाए। 93 में उन्होंने कह दिया कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के 2 सदस्य ही चुने जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वो चुन जाए जो लोकसभा का सदस्य न हो, वही चुने जाएंगे, ठीक है। और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा, चाहे अध्यक्ष का या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो गया, रिक्त हो जाने के बहुत से कारण हो सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। हाउस का विशेषाधिकार होगा, हाउस ये तय करेगा कि उसका सदस्य कौन होगा और कौन नहीं होगा। आप खूब समझ लें, आगे हम लोग प्रिविलेज पढ़ेंगे, विशेषाधिकार पढ़ेंगे। तो न्यायालय किसी के निर्वाचन को शून्य घोषित करे तभी वो लोकसभा का सदस्य न रहे, ऐसी दशा नहीं है। लोकसभा भी ये तय कर सकती है कि कौन उसका सदस्य रहेगा और कौन उसका सदस्य नहीं रहेगा, दोनों बातें तय कर सकती है, और किया है, ठीक है। एक मामले में सांसदों पर रिश्वत लेने कर प्रश्न पूछने का आरोप लगा था, महुआ मोहित्रा, पिछली लोकसभा की बात है। लोकसभा ने स्वयं प्रस्ताव पारित करके कह दिया नहीं, हमारे मेंबर नहीं रहेंगे। उन्होंने उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि साहब हमारे विषय पर गलत निर्णय लिया गया। ये अलग बात है, आप ये चैलेंज करो कि हमारे विषय पर गलत निर्णय लेने की सामर्थ्य होना और गलत निर्णय लेना दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग बातें। निर्णय लेने की सामर्थ्य नहीं थी और निर्णय लिया, ये दूसरी बात है। निर्णय लेने की सामर्थ्य थी लेकिन गलत निर्णय लिया, ये अलग बात है। और इस अंतर को न समझने के कारण कचहरी में बड़ी दिक्कत आती है। अगर आप ये कह रहे हैं कि निर्णय लेने की ताकत नहीं थी न्यायालय को, निर्णय लिया, तो रिवीजन आएगा, पुनरीक्षण। और अगर आप ये कह रहे हो कि निर्णय लेने की सामर्थ्य थी किंतु गलत लिया, अपील आएगी, बात अलग हो गई। आप क्या चैलेंज कर रहे हो, ठीक है। तो महुआ मोहित्रा ने यह चैलेंज नहीं किया कि लोकसभा को मेरी सदस्यता समाप्त करने की ताकत नहीं थी, यह चैलेंज किया कि गलत ढंग से उस ताकत का इस्तेमाल यह किया है। यह अंतर आम आदमी नहीं करता, और यह अंतर कानून का जानकार करता है, इसलिए कानून का जानकार विद्वान कहा जाता है, विद्वान अधिवक्ता, ये शब्द बोले जाते हैं। तो आप देखेंगे लोकसभा का यह हक है कि वो ये तय कर ले कि कौन उसका सदस्य रहेगा या कौन उसका सदस्य नहीं रहेगा। इफ योर कंडक्ट इज नॉट अप टू द मार्क, जैसा होना चाहिए लोकसभा के सदस्य का,
तो फिर आपकी सदस्यता समाप्त करने का निर्णय स्वयं लोकसभा ले लेगी। अब कई बेवकूफ टाइप के फेसबुकिये लिखना शुरू कर देंगे कि साहब वो तो किसी का भी नहीं है, तो तुम्हारा कौन सा है। हमने कहा ना, एज ए हिंदू, एज ए मुसलमान, तुम्हारा कौन सा है आचरण, हिंदू या मुसलमान के रूप में, ठीक है, आदर्श ना तो हिंदू के रूप में आदर्श है, ना मुसलमान के रूप में आदर्श है, कुछ भी तो नहीं है, फिर तुम काहे हो, तुम काहे दावा किए घूम रहे हो। जब तक ये साबित नहीं होता कि आपका आचरण वाकई उन मानदंडों के अनुरूप नहीं है जिन मानदंडों के अनुरूप आपका आचरण होना चाहिए, तब तक आपको किसी जगह से हटाया नहीं जा सकता। ये सामान्य लौकिक जीवन का भी नियम है, ठीक है। लौकिक जीवन के नियम के मुताबिक भी आपको किसी हैसियत से वंचित तभी किया जाता है जब ये साबित हो कि आप वाकई उस लायक नहीं है। जब तक ये साबित नहीं होता, होना अलग बात है और साबित होना बिल्कुल अलग बात है। हम सब चोर हैं, लेकिन ये हम लोगों के बारे में साबित नहीं है कि हम चोर हैं, इसलिए हम घरों में हैं। जिनके बारे में साबित है वो जेलों में हैं। हम में और जेल में बंद व्यक्ति में सिर्फ इतना ही अंतर है, इसलिए हमें कम से कम कोई हक नहीं कि हम जेल में बंद आदमी से घृणा करें। किसी संत को होगा, किसी अन्य आदमी को होगा ये हक, हमें नहीं है। इसलिए हमें सबसे अच्छे से बोलना चाहिए और किसी कैदी से घृणास्पद व्यवहार, क्योंकि हम भी बस सिर्फ हम में उसमें फर्क इतना ही है, वो पकड़ गए हम पकड़े नहीं गए, अन्यथा हम में उसमें फर्क कोई नहीं है गुणात्मक दृष्टिकोण से, ठीक है। तो आप देखेंगे तो कहता है कि लोकसभा को यह हक है कि अगर साबित होता है कि उसका किसी सदस्य का आचरण अप टू द मार्क नहीं है तो वो उसे सदस्यता से वंचित कर सकते हैं। और अगर वंचित हुए और वो लोकसभा अध्यक्ष हुए तो पद रिक्त होना ही होना है, ठीक है ना। मर गए, पद रिक्त होना ही होना है। त्याग पत्र दे दिया, पद रिक्त होना ही होना है, ठीक है ना। तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद यदि रिक्त है तो कहता है तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को अपना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उसी प्रक्रिया से निर्वाचित कर लेगी जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक है। रिक्त कब कब समझा जाएगा, तो जैसे राज्यसभा के सदस्य के लिए वो राज्यसभा के सभापति के लिए बताया था उन्होंने कब कब रिक्त समझा जाएगा, और जिसकी चर्चा अभी हमने की वैसे ही रिक्त समझा जाएगा। क्या कहता है, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पदत्याग, पद धारण करने वाला सदस्य यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त करेगा, तब तो हो ही जाएगा रिक्त। यदि किसी भी समय यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित, और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। तो एक वॉलंटरीली जो कृत्य है उसके माध्यम से, ये लिखना जरूरी नहीं है कि स्वैच्छिक कृत्य के माध्यम से, इतना ही पर्याप्त है ये लिख देना कि वो त्यागपत्र देकर, क्योंकि अगर वो त्यागपत्र दे रहा तो स्वैच्छिक ही है, इसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं। जैसे तुम अच्छा आदमी ये अलग से कहते हो, अच्छा आदमी कहने की जरूरत नहीं, आदमी पर्याप्त है, आदमी अच्छा ही होता है। मीठी मिठाई ये कहने की जरूरत नहीं है, मिठाई मीठी ही होती है, खट्टी मीठी मिठाई नहीं होती, ठीक है ना। मिठाई मीठी ही होगी, मिठाई के लिए अलग से कहने की, बहुत मीठी कहने की जरूरत है, ठीक है ना। इसलिए महापुरुष तो होता है, पुरुष नहीं, बाकी तो महापुरुष होता है, ठीक है, और राक्षस होता है और पुरुष होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा तो कहने की जरूरत है, ठीक है, बहुत अच्छा आदमी ये कहने की जरूरत है, लेकिन अच्छा आदमी कहने की जरूरत नहीं, या तो आदमी होता है या बुरा आदमी होता है, या बहुत अच्छा आदमी होता है। अच्छा आदमी ये होता ही नहीं, आदमी ही अच्छा होता है, आदमी होगा ही तब जब वो अच्छा हो। बहुत अच्छा अलग से होगा, लेकिन आदमी ही तब होगा जब वो अच्छा हो। या तो बुरा आदमी होगा और या आदमियत के गुण उसमें होंगे तो आदमी होगा, और जब आदमियत के गुण बहुत होंगे तो वो बहुत अच्छा आदमी होगा। तो बहुत अच्छा आदमी होता है, बुरा आदमी होता है, अच्छा आदमी नहीं होता, आदमी होता है, ठीक है। तो इन विभाजनों को समझना चाहिए, इन पर सोचना चाहिए तो ठीक रहता है, आपको कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आता है। तो यहां कहता है कि अपने त्यागपत्र, अपनी इच्छा से त्यागपत्र देकर, ये लिखने की जरूरत नहीं, त्यागपत्र देकर इसमें शामिल है
कि अपनी इच्छा से, क्योंकि अगर किसी के दबाव में दे रहा है तो फिर त्यागपत्र दे नहीं रहा, त्यागपत्र दिलवाया जा रहा है, ठीक है ना, फिर त्यागपत्र दिलवाया जा रहा है। तो कहता है अपना पद त्याग सकेगा। और गाखंड कहता है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सके। तत्कालीन सदस्यों के बहुमत यानी सारे सदस्य होने चाहिए, ठीक है, सारे सदस्य जितने हैं सारे उपस्थित हों और फिर उनमें बहुमत ये हो तब हटाया जा सके। यानी ये भी विशेष प्रकार का बहुमत हो गया, अन्यथा सामान्य बहुमत तो ये जितने उपस्थित है उनमें बहुमत है। टोटल 545 लेकिन उपस्थित सिर्फ 400 हैं तो 200 हो गए, ठीक है ना, वो सॉरी 201 हो गए, क्योंकि बहुमत मानेंगे ना तो एक ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जितने सदस्य हैं उनका बहुमत तो अब पूरे 545 हो, ठीक है, तभी हो सकता है। जितने सदस्य हैं तो एक विशेष बहुमत आ गया। यह भी विशेष बहुमत का एक प्रकार है। विशेष बहुमत के अन्य प्रकार हम देखेंगे जब जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वो अपॉइंट होंगे तब भी विशेष बहुमत, जब संविधान का संशोधन होगा तब भी विशेष बहुमत, लेकिन वे अलग अलग प्रकार के विशेष बहुमत है, यहां भी विशेष बहुमत है, ठीक है। तो कहता है बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकेगा, परंतु खंड गा के प्रयोजनों के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक वही राज्यसभा के सभापति के भांति पूर्व सूचना 14 दिन की न दी गई हो। 14 दिन की पूर्व सूचना देनी पड़ेगी, जैसे वहां देनी पड़ती है ऐसे यहां, चाहे अध्यक्ष को हटाइए और चाहे उपाध्यक्ष को हटाइए, ठीक है। इसके बाद आपका कहता है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने या उपाध्यक्ष अन्य व्यक्ति की शक्ति, बिल्कुल वैसा ही प्रोविजन है जैसा हम लोग पीछे पढ़ के आए कि सबसेक्शन 1 बात करेगा जब उनका पद रिक्त है और सबसेक्शन 2 बात करेगा जब उनका पद रिक्त नहीं है लेकिन वे अनुपस्थित हैं, ठीक है। तो कहता है जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा, लेकिन वो रहेगा अन्य व्यक्ति, रहेगा उपाध्यक्षी, अध्यक्ष नहीं हो जाएगा उस पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए। और ये दोनों सब सेक्शन अलग अलग हम इसलिए बताते हैं क्योंकि हमें यहीं पर दिक्कत आती थी, हमें लगता था ये दो बनाने की जरूरत क्या है, क्योंकि तब हम पद के रिक्त होना, पद का रिक्त होना और व्यक्ति का अनुपस्थित होना इसके बीच फर्क नहीं कर पाते थे, और तब हमें लगता था कि सेक्शन अनावश्यक इनेक्ट किया गया है। लेकिन अब समझ में आता है कि नहीं, बड़ी युक्ति संगतता के साथ इनेक्टमेंट हुआ है और इससे बेहतर तो तरीका ही नहीं हो सकता, ये अल्टीमेट बेहतर तरीका है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो आपका कहता है लोकसभा की सबसेक्शन 2 पढ़ रहा हूं, कहता लोकसभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अब अनुपस्थिति की बात करने लगा, ऊपर रिक्ति की बात की थी, या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो लोकसभा द्वारा अवधारित किया जाए अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। नहीं अध्यक्ष उपाध्यक्ष पैनल का सदस्य और सब कोई अनुपस्थित है तो फिर जन उपस्थित जो लोकसभा के मेंबर हैं वो किसी एक को चुन लेंगे। अब इसमें ज्यादा समय लगा, या आप पदरिक्ति और अनुपस्थिति का अंतर किए बिना रे रे करके बेर को पढ़ लें और हर बार यहीं पर आकर ही लग जाएं, किसमें ज्यादा समय लगा? ये आपके सोचने की बात है। हमें लगता है इसमें सबसे कम समय लगा, एक बार में बात कंप्लीट हो गई है, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, और अन्यथा बार बार इसी पर आकर हिलक जाएंगे और कभी बिना क्लियर हुए हर बार आगे बढ़ जाएंगे, और जो दूसरे आपका अनुगमन करेंगे वे भी मिसकंसेप्शन में ही जिएंगे, और एक एनामोली, एक विसंगति लगातार आप में और आपके फॉलोअर्स के बीच काम करती रहेगी। क्या ज्यादा ठीक है? सोचने के तरीके हो सकते हैं, हमारा डिफरेंट तरीका है, अन्यों के डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका कहता है जब अध्यक्ष, ठीक है, चलो अब इधर देख लेते हैं जो हम छोड़ दिए। कहता है
सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उसका पीठासीन न होना। एक बड़ी सीधी बात। अगर कोई प्रस्ताव आप ही के खिलाफ है तो आपको निर्णायक स्थिति में न होना चाहिए, और ना अगर आप हैं भी तो आपकी गरिमा इसी में है कि आपको स्वयं उस स्थान से हट जाना चाहिए जो स्थिति निर्णायक है, क्योंकि प्रस्ताव स्वयं आपके खिलाफ है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति हैं। राज्यसभा का उपसभापति भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होगा, देश की सबसे बड़ी पंचायत है। इसलिए यह व्यवस्था रखी गई है कि अगर उन्हें हटाने का, क्योंकि हटाया उन्हें भी जा सकता है, राज्यसभा के कुल सदस्य जो हैं उनके बहुमत द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से उन्हें हटा सकते हैं, और यही स्थिति लोकसभा के संबंध में है। तो अगर सभापति या उपसभापति को हटाने का कोई प्रस्ताव, यह विचाराधीन है। विचाराधीन मीनिंग देयर बाय 14 दिन का नोटिस मिल चुका है, विचाराधीन। ठीक है, नहीं सॉरी, तब विचाराधीन नहीं होगा, क्योंकि 14 दिन पूर्व तो नोटिस देना पड़ेगा कि हम लाएंगे, जब लाएंगे तब विचाराधीन होगा ना। भाई कोई भी चीज जब ले आई जाएगी, हम सिर्फ ये कहेंगे हम ये करेंगे तो वो हुआ तो नहीं। ठीक है, नोटिस देने के बाद भी हो सकता ना आए, ठीक है ना भाई। नोटिस देने के बाद हम करेंगे जरूर, जिस बात का हमने नोटिस दिया ये भी कहां आवश्यक है। तो जब उन्हें हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो गया तो फिर अपेक्षा यह है कि वे पीठासीन न हो और उस कार्रवाई का संचालन न करें। ठीक है, और उस पर मत विभाजन होने दें, और मत विभाजन जब हो तो तब तक वोट भी ना करें जब तक स्थिति एकदम बराबर ना आ जाए। ठीक है ना, प्रथमता क्यों वोट करें? अरे हमें अच्छा समझते होंगे लोग तो हमें रखेंगे, नहीं समझते होंगे नहीं रखेंगे। आपको आइडियल दिखना चाहिए, इसलिए प्रथमता आइडियल दिखना चाहिए, लेकिन व्यक्ति आइडियल होगा या नहीं होगा इसमें संदेह है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हमने कहा ना, मनुष्य ईश्वर की सबसे बेहतर मखलूक इसलिए है क्योंकि उसमें दोनों संभावनाएं मौजूद हैं। ठीक है, वो जैसा पैदा हुआ था उससे ऊपर की ओर यात्रा कर सकता है, वो जैसा पैदा हुआ उससे नीचे की ओर यात्रा ये भी कर सकता है। बच्चा पैदा हुआ था, मासूम था, निर्दोष था, वो भगवत प्राप्ति की ओर भी बढ़ सकता है, अब वो लुच्चाई भी कर सकता है। दोनों संभावनाएं उसमें मौजूद हैं, विकास की और अवनति की, यानी परिवर्तन की संभावना के साथ मनुष्य पैदा होता है, इसलिए वो बेहतर मखलूक है। पशु पक्षी या अन्य जो जगत है ईश्वर से ही उत्पन्न है, लेकिन परिवर्तन की संभावना के साथ नहीं पैदा हुआ। पेड़ पेड़ ही रहेगा, पेड़ आदमी नहीं हो जाएगा, है ईश्वर की मखलूक। पेड़ तुमने नहीं पैदा किया, उसी ने पैदा किया, लेकिन वो जैसा पैदा हुआ वैसा ही रहेगा, इसलिए वो आपसे कमतर है, आप इसीलिए बेहतर हो। आप बेहतर क्यों हो जरा ये तो जान लो। बाकी बेहतरी की संभावना के साथ पैदा हुए हो, इस संभावना को संभव बनाइए, बेहतर हो जाइए, तब कुछ गर्व करिएगा, और तब पाएंगे आप ये कि गर्व करने लायक कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, जब उस संभावना को संभव बना देंगे, और आप सिर्फ संभावना है और मार गर्व में फूले जाते हैं। ऐसा लगता है कि आदमी होकर आदमियों पर बड़ा एहसान कर दिया आपने, इस दुनिया पर बड़ा एहसान कर दिया कि आप पैदा हुए। आपकी इच्छा तो यही है कि आपको सिर्फ इसलिए सम्मानित किया जाए कि आपने जन्म ले लिया। आपकी इच्छा यही है, हालांकि आप कहते नहीं हैं क्योंकि कहने में शर्म लगती है थोड़ी सी। इच्छा यही है, ठीक है। तो दोनों संभावनाएं मौजूद हैं। फ्रेमर्स ये जानते थे, इसलिए उन्होंने ये व्यवस्था बनाई कि आप तब तक वोट न करें जब तक आपको हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है और मत बराबर नहीं हो गए। अगर मत बराबर हो जाए तो भाई, अगर आप सभापति तो वोट नहीं देंगे राज्यसभा, क्योंकि आप तो उपराष्ट्रपति हैं, आप राज्यसभा के सदस्य तो है नहीं। लेकिन अगर आप उपसभापति तो भैया वोट दे लो फिर। लेकिन हालांकि ऐसी दशा में नैतिकता मांग करती है कि आपको वोट नहीं देना चाहिए, हमें अपने ही वोट से उपसभापति नहीं होना चाहिए, हमें लोग बनाए तो बेहतर है। लोग नहीं चाहते तो हम क्यों रहें? ठीक है, हाँ, कार्रवाइयों में बोलने का हक रहेगा, यानी हम पर आरोप लग रहा है
भाई हम पे आरोप लगे तभी तो हमें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होगा, तो उसका बचाव करने का हक हमें होना चाहिए। तो वो सारी चीजें आप यहां देखेंगे। अभी क्या कहता है, कहता है राज्यसभा की किसी बैठक में जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है, तब सभापति या जब उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उपसभापति उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। ठीक है। और अनुच्छेद 91 के खंड 2 के उपबंध ऐसी बैठक के संबंध में लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे यथास्थिति सभापति या उपसभापति अनुपस्थित है। यानी सभापति को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो उपसभापति को हटाने का विचाराधीन है तो सभापति बैठेंगे ही। दोनों को हटाने का विचाराधीन है तो फिर वो प्रक्रिया के नियम जो अवधारित करें उस ढंग से, वो भी अनुपस्थित है तो देन उपस्थित सदस्य किसी का चुनाव कर ले। ठीक है ना, ये सारा कुछ रहेगा। जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है, तब सभापति को राज्यसभा में बोलने और उसकी कार्रवाइयों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु वह अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प या ऐसी कार्रवाइयों के दौरान किसी अन्य विषय पर मत देने का बिल्कुल हकदार नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि सभापति राज्यसभा के हैं कौन, उपराष्ट्रपति। अब राज्यसभा के मेंबर नहीं है तो वोट वो नहीं देंगे, बोलने का हक होगा। ठीक है ना, बोलेंगे, वोट नहीं देंगे, न तो अपने हटाने के प्रस्ताव पर न ही किसी अन्य प्रस्ताव पर, दोनों पर नहीं देंगे। ठीक है ना। और यही स्थिति आप 95 में, वो 96 में देखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंध में। 96 में क्या कह रहा है, लोकसभा की किसी बैठक में जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब अध्यक्ष, या जब उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। ठीक है ना, भले ही आप उपस्थित हैं फिर भी पीठासीन नहीं होंगे। और अनुच्छेद 95 के खंड 2 के उपबंध ऐसी बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध लागू होते हैं जिसमें यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित है। ठीक है, तो उसी ढंग से निर्धारित हो जाएगा। जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसको लोकसभा में बोलने और उसकी कार्रवाइयों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, और वह अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी संकल्प पर या ऐसी कार्रवाइयों के दौरान पर किसी अन्य विषय पर प्रथमता ही मत देने का अधिकार होगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं होगा। हम उल्टा बोल गए। यानी प्रथमता आप मत देना चाहें तो दे दें क्योंकि आप मेंबर हैं। ठीक है, पहली बार में ही आप अपने विरोध में या समर्थन में, हालांकि आपको अपेक्षा यही कि आप मतदान से दूर रहें, क्योंकि हो सकता है एक ही वोट से जीते प्रस्ताव, तो आप ही का वोट है वो जिससे आप बने हुए हो। ठीक है, अन्यथा आप नहीं होते तो प्रथमता आपको वोट नहीं देना चाहिए, लेकिन आपकी अपनी इच्छा है भाई, आप सदस्य हो और लिखा यह कि लोकसभा के जितने सदस्य हैं सबके बहुमत, तो फिर आप दे सकते हो, दो भाई। लेकिन अगर मत बराबर हैं, ठीक है, तो फिर आप, जैसे आपने पहले निर्णय कर लिया कि हम वोट नहीं देंगे और बाद में बराबर हो गए मत, अब तुम कहो कि अब हम देंगे भाई, ठीक है, तो नहीं चलेगा। आप पहले ही तय कर लो कि हम प्रथमता ही देंगे, दो। हालांकि आपको तय यही करना चाहिए कि प्रथमता ही हम नहीं देंगे। ठीक है, तय यही करना चाहिए। अच्छा, सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अब आप देखें, हम अभी आपको बता रहे हो, अभी भूल रहे हैं, तो आप इस बात को 10 साल बाद कैसे याद रख पाओगे, या जब एग्जाम का टाइम आएगा कैसे याद रख पाओगे अगर ये विस्तार से नहीं समझा है। ठीक है, हम तो अभी पढ़ा रहे, अभी भूल रहे हैं। ठीक है ना, आगे देखें 97 और 98, ये स्थिति क्या है, विधायिका की जो स्वायत्तता है उसको सुनिश्चित करने वाले प्रावधान है। और इवन ये जो पिछले प्रावधान हम लोगों ने पढ़े उन्हें हटाने से संबंधित, ये भी उनकी स्वायत्तता को सुनिश्चित करने वाले प्रावधान है। उन्हें नियुक्त करने वाले प्रावधान, ये भी विधायिका की स्वायत्तता को सुनिश्चित करने वाला प्रावधान है। क्योंकि आपकी स्वायत्तता, आपकी स्वतंत्रता सुनिश्चित कैसे होती, आपकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता प्रभावित होगी अगर आपकी नियुक्ति किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाना ये अधिनियमित किया जाए, आप उसकी बात मानने को बाध्य रहेंगे।
तनख्वाह आपकी वो दे, आपको हटा वो सकता हो, तो आप उसकी बात मानेंगे। आप देखेंगे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अंग राज्य के बिल्कुल स्वतंत्र ढंग से संगठित होंगे और बिल्कुल उन्हें हटाने का हक भी स्वयं उन्हीं के पास होगा। उनके कर्मचारी भी वे खुद ही नियुक्त करेंगे और उनके वेतन भत्ते भी सरकार नहीं देगी, वो सब भारत की संचित निधि, क्योंकि वे भारत का जो राज्य है उसके 3 अंग हैं, उसी पर भारित होंगे। ये आप देखेंगे अभी यहां भी स्थिति यही है। विधायिका राज्य का एक अंग है, उसका संगठन कैसे होगा आपने देखा, चुनावों के माध्यम से आदि आदि। ठीक है, उनके सदस्यों को विधायिका के कैसे हटाया जाएगा अभी आप देखेंगे, 102, 101 उसी संबंध में। उनके ऑफिसर्स की नियुक्ति वे स्वयं करेंगे, उनके ऑफिसर्स को वे खुद ही हटाएंगे और उनके ऑफिसर्स की जो वेतन और भत्ते हैं 97 के मुताबिक ये भारत की संचित निधि पर भार होंगे, अर्थात विधायिका को पूर्ण स्वायत्तता और पूर्ण स्वतंत्रता दी गई, क्योंकि वो राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। कहता है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्तों का जो संसद विधि द्वारा नियत करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसे वेतन और भत्तों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है संदाय किया जाएगा। यानी उनका वेतन और भत्ता स्वयं संविधान द्वारा निर्धारित है, और या फिर संसद स्वयं कानून बनाकर उनके वेतन और भत्तों का निर्धारण करेगी। और जब तक ऐसा निर्धारण नहीं होता, क्योंकि ये तो 1950 में लागू हुआ, हम लोग 2024 में पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है संसद ने इस निमित्त विधि बनाई हो और बनाई है, लेकिन 1950 में यही लिखा जाना श्रेयस्कर था कि जब तक संसद विधि बनाकर उपबंध न करे तब तक संविधान की दूसरी अनुसूची में जो वेतन और भत्ते उल्लिखित हैं वो उन्हें मिलेंगे। कहता है संसद का सचिवालय 98 देखें, ठीक है, संसद के प्रत्येक सदन का पृथक सचिवालय और कर्मचारी वृंद होगा। यानी सरकार के कर्मचारी उसके कर्मचारी नहीं होंगे, सरकार का सेक्रेटरीट उसका सेक्रेटरीट नहीं होगा, सरकार के जो सचिव हैं उसके सचिव नहीं होंगे। कहते हैं लोकसभा के महासचिव, राज्यसभा के महासचिव, ये स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाला उपबंध है। कर्मचारी सेक्रेटरीट सब उनका अपना होगा। कहता परंतु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन को निवारित करती है। यह हो सकता है कि एक ही महासचिव लोकसभा और राज्यसभा दोनों के हो जाए, क्योंकि दोनों संसद के ही सदन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, संसद परंतु विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के सचिवीय कर्मचारी वृंद में भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगी। संसद स्वयं अपने कर्मचारी वृंदों की सेवा शर्तें, वर्किंग कंडीशंस, क्योंकि वर्किंग कंडीशन जिसके पास निर्धारित करने की ताकत होगी वो भी व्यक्ति पर नियंत्रण रख सकेगा। हम तुमसे कहें कि तुम्हें हम नौकरी में रख रहे हैं लेकिन सुबह 4 बजे आना पड़ेगा, तो तुम डेफिनेटली हमारी बात मानने को बाध्य होगे कि हमें 4 बजे ना बुलाओ, चाहे जो कुछ कराना। तो सेवा शर्तें विनियमित करने का हक ये भी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाला उपबंध है। इसलिए संसद का जो कर्मचारी वृंद है उसकी सेवा शर्तें और वेतन आदि निर्धारित करने का हक भी स्वयं संसद के पास है। जब तक संसद खंड 2 के अधीन उपबंध नहीं करती, यानी सेवा शर्तें वगैरह विनियमित नहीं करती, तब तक राष्ट्रपति, जो कि एग्जीक्यूटिव हेड भी हैं और साथ साथ संसद के घटक भी हैं, यथा स्थिति लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति से परामर्श करने के पश्चात, अकेले नहीं, हाउस के जो ऑफिसर्स हैं उनसे परामर्श करने के पश्चात लोकसभा के या राज्यसभा के सचिवीय कर्मचारी वृंद में भर्ती और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। और इस प्रकार बनाए गए नियम उक्त खंड के अधीन बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। यानी सेवा शर्तों की विनियमन, वेतन आदि के लिए संसद स्वयं विधि बनाकर उपबंध करेगी, लेकिन जब तक न करे तब तक राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति राज्यसभा के, इनसे परामर्श करने के पश्चात नियमों के द्वारा उनकी सेवा शर्तों का विनियमन आदि कर सकेंगे। और बाद में विनियमन मौजूद भी है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, और संसद कानून बना देती है, तो संसद का कानून मान्य होगा उस दशा में जबकि नियम और बना हुआ कानून विरोध में हो। यानी उस विषय पर, जिस विषय का विनियमन होना है, संसद अपनी विधि में उपबंध कर रही है और नियमों में भी उपबंध है, और दोनों उपबंध अलग अलग दिशा में जा रहे हैं।
वो कहते 10,000 रुपए वेतन मिलना चाहिए, ये कहते 2,000 रुपए, तो 10,000 वाला यानी संसद जो कह रही होगी वो मान्य होगा। और अगर दोनों उपबंध साथ साथ रह सकते हैं तो दोनों उपबंध साथ साथ रहेंगे। यानी राष्ट्रपति ने ये नियम बना रखा कि 10,000 मिलेंगे और संसद ये कहती नहीं, लेकिन रात में जो काम करेगा उसे 15,000 मिलेंगे, तो दोनों साथ साथ रह सकते हैं। दिन में जो काम करे उसे 10,000 और जो रात में काम करे उसे 15,000, तो दोनों रहेंगे। ठीक है ना, ये स्थिति आपका देखेंगे। अभी इसे खत्म ही कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब शेष खत्म नहीं करेंगे, आगे बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये 99 तक, अब हम लोग 99 से शुरू करेंगे। ये हाउस के ऑफिसर्स हो गए। अब कार्य संचालन कैसे होगा और विधायिकाओं के सदस्यों को कैसे हटाया जा सकेगा, इसके संबंध में बातचीत चलेगी, देखेंगे।